कहानी शुरू होती है माइकल ओहर से, जो एक काला लड़का है और जिसकी जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी रही। बचपन का ज्यादातर समय उसने शेल्टर होम और सड़कों पर गुजारा। एक दिन वो अपने दोस्त स्टीवन और उसके पिता बिग टोनी के साथ एक क्रिश्चियन स्कूल जाता है, जहां स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी चलता है। उम्मीद ये है कि उन्हें वहां एडमिशन मिल जाए। दूसरी तरफ बिग टोनी कोच से बात करने चला जाता है, जबकि दोनों लड़के बास्केटबॉल कोर्ट को देखते हैं। वहां कई गेंदें रखी हैं और हैरानी की बात यह है कि किसी ने उन्हें चुराया तक नहीं, यहां तक कि उन्हें ताला भी नहीं लगाया गया। ये देखकर माइकल मजाक में कहता है, सफेद लोग सच में पागल होते हैं। इधर कोच और टोनी की बात होती है। कोच कहता है कि एडमिशन का फैसला उसके हाथ में नहीं है और बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी बार बार जोर डालता है और यहां तक कि पैसों की पेशकश भी कर देता है। फिर वो एक नाम और लेता है, बिग माइक, यानी माइकल ओहर। कोच हैरान होकर पूछता है, तुमने तो सिर्फ अपने बेटे का नाम बताया था, ये दूसरा कौन? टोनी मुस्कुराते हुए कहता है, कोच, आप खुद जाकर देख लो। जब कोच खिड़की से बाहर झांकता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। बाहर माइकल बास्केटबॉल खेल रहा होता है और उसके शॉट्स कमाल के होते हैं। वो तीन तीन पॉइंटर्स बड़ी आसानी से मारता है और फिर एक जबरदस्त डंक करता है। ये देखकर कोच दंग रह जाता है। दूसरी तरफ स्कूल के स्टाफ को माइकल को एडमिशन देने में हिचकिचाहट होती है। उसकी उम्र तक किसी को सही से पता नहीं, न तो कोई आधिकारिक रिकॉर्ड है, न सही कागजात, और सबसे बड़ी समस्या, उसका आईक्यू 80 से भी कम है। प्रिंसिपल उलझन में पड़ जाता है कि ऐसे बच्चे के साथ क्या किया जाए। तभी कोच उन्हें याद दिलाता है, ये एक क्रिश्चियन स्कूल है और हमें हर बच्चे की मदद करनी चाहिए। अगले दिन माइकल स्कूल पहुंचता है, वही पुरानी शर्ट और फटी हुई जूतियां पहने हुए। जैसे ही वो क्लासरूम में घुसता है, सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। टीचर क्लास से कहती हैं, ये माइकल ओहर है, ये नया है यहाँ, उम्मीद है तुम सब इसे अपनापन महसूस कराओगे। टीचर माइकल को सीट पर बैठने को कहती है और सभी बच्चों को एक टेस्ट देती है ताकि उनका ज्ञान परखा जा सके। लेकिन माइकल इधर उधर देखता रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। घंटी बजती है, सारे बच्चे टेस्ट देकर बाहर चले जाते हैं, मगर माइकल अपनी जगह जमे रहता है। टीचर उसके पास आती है और देखती है कि उसने एक भी सवाल का जवाब नहीं लिखा। उसने सिर्फ एक छोटी सी नाव की तस्वीर बनाई है। शाम को कैमरा हमें वो घर दिखाता है जहां माइकल फिलहाल रह रहा है, टूटा फूटा सा घर जहां उसके लिए कोई असली अपनापन नहीं है। रात को माइकल सोफे पर लेटा होता है और टोनी और उसकी पत्नी की बातचीत सुन रहा होता है। टोनी की पत्नी नाराज है क्योंकि माइकल कई दिनों से उनके घर रुक रहा है और सारा खाना खा जाता है। वो गुस्से में कहती है, अब क्या करोगे, इसे बिल स्ट्रीट पर छोड़ आओ। टोनी थक कर जवाब देता है, कब टाइम है मेरे पास, लेकिन ठीक है, जो तुम चाहती हो मैं देखता हूं। दूसरी तरफ स्कूल में एक वॉलीबॉल गेम चल रहा है। तभी एक महिला तेजी से स्कूल की गलियारे में चलती है, फोन पर बहस करते हुए। उसका नाम है ली एन, जो अपनी बेटी कॉलिंस को सपोर्ट करने आई है। गेम खत्म होने के बाद उसका पति शॉन देखता है कि जिम के दूसरी तरफ एक बड़ा काला लड़का माइकल ओहर बचा हुआ पॉपकॉर्न इकट्ठा कर रहा है, जो लोग खाकर छोड़ गए थे। इस बीच माइकल को स्कूल में एडमिशन लिए 1 महीना हो चुका है। टीचर्स की मीटिंग होती है जहां सब कहते हैं कि उसने अब तक एक भी टेस्ट पूरा नहीं किया। उन्हें लगता है कि माइकल पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है, लेकिन वही टीचर जिसने माइकल को पहला लेसन दिया था उसके लिए खड़ी हो जाती है। वो कहती है, वो मुश्किल से बोलता है लेकिन उसमें कुछ खास है। फिर वो एक पेपर दिखाती है जो माइकल ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। उस पर लिखा था, मैंने कभी अपनी जिंदगी में होमवर्क नहीं किया। शाम को माइकल अकेला पार्क में जाता है। कुछ छोटी लड़कियां खेल रही होती हैं। माइकल मुस्कुराकर उन्हें हेलो कहता है, लेकिन लड़कियां डर कर भाग जाती हैं। उसके चेहरे पर फिर से वही अकेलापन और उदासी लौट आती है। तभी पार्क में खेलते हुए एक छोटा लड़का एसजे माइकल को देखता है और कहता है, तुम्हें ज्यादा मुस्कुराना चाहिए ताकि लोग तुमसे डरे नहीं, तुम बिग माइक हो, है ना? फिर एसजे माइकल से अपने पापा के बारे में बात करता है, जो कभी स्पोर्ट्स स्टार हुआ करते थे। तभी एसजे की माँ ली एन अपनी गाड़ी से आती है और माइकल को जिज्ञासा से देखती है। वो एसजे से पूछती है, ये कौन है एसजे? एसजे जवाब देता है, बिग माइक। दूसरी तरफ स्कूल के प्रिंसिपल माइकल से बात करने आते हैं। इसी बीच एक खबर आती है, एक बेघर आदमी पुल से गिरकर मर गया। पता चलता है कि वो माइकल का पिता था, लेकिन माइकल को याद भी नहीं कि उसने अपने पिता को आखिरी बार कब देखा था। वो बस धीरे से कहता है, मुझे नहीं पता। थोड़े दिनों बाद माइकल अपनी आखिरी बची हुई रकम से लॉन्ड्री में अपना ओनली क्वीन टी शर्ट धोने जाता है। इंतजार करते हुए वो किताब खोलता है जो मिसेस बॉसवेल ने उसे दी थी। कुछ समय बाद माइकल अपना अगला टेस्ट देता है
और इस बार पास हो जाता है। मिसेस बॉसवेल बाकी टीचर्स से कहती है, माइकल बेवकूफ नहीं है, वो ध्यान से सुनता है और जल्दी याद रखता है। बस उसे सिखाने का तरीका अलग चाहिए। शाम को एसीजे फैमिली स्कूल गेम से लौट रही होती है। बारिश तेज हो रही है। तभी लिएन देखती है कि सड़क के किनारे माइकल खड़ा है, वही पुराने कपड़े पहने हुए। वो गाड़ी रोक कर कहती है, अरे बिग माइक, कहाँ जा रहे हो? माइकल धीरे से जवाब देता है, जिम। पता चलता है कि उसे जिस घर में रखा गया था वहां से निकाल दिया गया है। वो स्कूल के जिम में सोने जा रहा है क्योंकि वहां गर्मी है। लिएन थोड़ी दूर तक गाड़ी ले जाती है, फिर अचानक समझती है कि माइकल के पास रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं है। वो अपने पति से कहती है, गाड़ी मोड़ो। फिर वो माइकल के पास जाकर पूछती है, तुम्हारे पास ठहरने की कोई जगह है? माइकल सिर हिलाता है। ये सुनकर लिएन फैसला करती है कि वो माइकल को अपने घर ले जाएगी। जब गाड़ी उनके घर पहुंचती है, माइकल खिड़की से देखता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा खूबसूरत मैंशन है। शायद उसने पहली बार ऐसा घर देखा था। दरवाजा खुलते ही कॉलिंस चौंक जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। लिएन माइकल को लिविंग रूम के सोफे पर सुला देती है। उस रात लिएन और उसका पति शॉन सोचते हैं, क्या हमने सही किया? अगर ये लड़का हमें लूट ले तो? अगली सुबह लिएन नीचे आती है और देखती है कि बिस्तर साफ सुथरा है और माइकल कहीं नहीं दिखता। वो तुरंत बाहर भागती है और उसे रोक लेती है। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक्स गिविंग हमारे साथ मनाओगे? दूसरी तरफ घर में सब लोग सुपर बाउल मैच देख रहे होते हैं। लिएन रसोई में एक शानदार दावत तैयार करती है। इतनी डिशेज जिनका नाम भी माइकल ने शायद पहले कभी नहीं सुना। सब लोग अपनी प्लेट में खाना भरते हैं और टीवी के सामने लौट जाते हैं, लेकिन माइकल चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठता है। लिएन ये देखती है और तुरंत टीवी बंद कर देती है। फिर सबको बुलाती है, खाना डाइनिंग टेबल पर खाओ। सब मिलकर हाथ पकड़ते हैं और खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। माइकल के लिए यह सब बिल्कुल नया अनुभव है। डिनर के बाद लिएन उसकी पुरानी और घिसी हुई शर्ट देखती है और कहती है, कल हम तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदेंगे। अगले दिन वो अपना वादा निभाती है और माइकल को शॉपिंग के लिए ले जाती है। एक प्लास्टिक बैग में रखा एक पुराना टी शर्ट उसका पूरा वार्डरोब नहीं हो सकता, लेकिन माइकल कहता है, मेरे कपड़े हैं मेरे पुराने घर में। गाड़ी चलाते हुए लिएन पूछती है, ऐसी कोई बात है जो मुझे तुम्हारे बारे में पता होनी चाहिए? माइकल शांत स्वर में सिर्फ एक बात कहता है, मुझे बिग माइक कहलाना पसंद नहीं है। ये सुनकर लिएन चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी उस गरीब और खतरनाक इलाके में पहुंचती है जहां माइकल बड़ा हुआ था। यही उसकी पुरानी जिंदगी थी, जहां उसकी परेशानियों से भरी माँ भी रहती थी। माइकल के कुछ पुराने सामान भी वहीं थे। जैसे ही चमचमाती मर्सिडीज उस मोहल्ले में रुकती है, आसपास के लोग उसे घूरने लगते हैं। माइकल तुरंत लिएन से कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर खुद जाऊंगा। लिएन गाड़ी में बैठी रहती है। अंदर जाते ही मोहल्ले का एक गैंग लीडर माइकल को रोकता है, लेकिन माइकल किसी से बात नहीं करता, बस एक लड़के डेविड से बात करता है। माइकल अपने पुराने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, जहां एक नोटिस लगा है, आपको निकाल दिया गया है। घर बंद पड़ा है। उसे नहीं पता कि उसकी माँ कहाँ चली गई। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो पीछे की तरफ जाकर चुपचाप बैठ जाता है, जहां लिएन उसे देख भी नहीं सकती। कुछ देर बाद वो वापस गाड़ी में लौटता है और मुस्कुराकर झूठ बोलता है, शायद वो किसी अच्छे घर में चली गई होगी। इसके बाद दोनों बड़े साइज वाले कपड़ों की दुकान पर जाते हैं। वहां कपड़ों का कलेक्शन बहुत कम है, लेकिन लिएन माइकल को कहती है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो चुनो। फिर उसे सिखाती है, कपड़ा लेने से पहले सोचो कि जब तुम ये पहनोगे तो खुद से पूछना, क्या ये मैं हूं? माइकल एक चमकीली धारीदार शर्ट उठाता है। लिएन मुस्कुराती है और कहती है, यही पसंद है तुम्हें? ठीक है, फिर यही लो। अगले दिन लिएन बच्चों को स्कूल छोड़कर आती है। अब हमें दिखता है कि माइकल भी यहाँ एडजस्ट होने लगा है। रात को सोने से पहले लिएन माइकल से पूछती है, क्या तुम लंबे समय तक हमारे साथ रहना चाहोगे? अगर हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक सही कमरा तैयार करूंगी, क्योंकि तुमने तो हमारा सोफा पहले ही तोड़ दिया है। माइकल कहता है, मुझे कहीं और नहीं जाना। अगले दिन लिएन स्कूल जाती है और वहां माइकल की टेस्ट रिपोर्ट देखती है। पढ़ाई में उसकी क्षमता सिर्फ 5% है, लेकिन एक चीज में वो 98% है, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट, यानी सुरक्षा करने की ताकत। इसके बाद लिएन उसके लिए एक बड़ा बेडरूम तैयार कराती है। अब माइकल के पास अपनी जिंदगी में पहली बार खुद का कमरा और बिस्तर है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसने कभी अपना बिस्तर तक नहीं देखा। लिएन ये सुनकर दूसरे कमरे में जाकर चुपचाप रो पड़ती है। स्कूल में माइकल की पढ़ाई भी धीरे धीरे सुधरने लगती है और जब उसके ग्रेड अच्छे हो जाते हैं तो उसे फुटबॉल ट्राईआउट्स में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है। ये खुशी मनाने के लिए परिवार उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में ले जाता है।
वहां माइकल एक वर्कर को पहचानता है और उसे गले लगा लेता है। पता चलता है कि वो उसका भाई मार्कस है, जिसे उसने बचपन से नहीं देखा था। रात को लियन बच्चों को सोने से पहले कहानी सुनाती है। माइकल के लिए यह पहली बार है जब किसी ने उसे कहानी सुनाई। लियन मानती है कि उसने सिर्फ माइकल की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उसकी वजह से उसकी अपनी जिंदगी भी बदल गई है। दूसरी तरफ वक्त बीतता है और अब क्रिसमस आ जाता है। लियन और उसका परिवार एक हॉलिडे फोटो कार्ड भेजते हैं, जिसमें अब माइकल भी उनके साथ है। लेकिन कुछ रिश्तेदारों को यह बात अजीब लगती है। एक रिश्तेदार सीधा पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे क्रिसमस कार्ड में एक काले रंग का लड़का है? ली एन की अमीर सहेलियां भी माइकल का मजाक उड़ाती हैं। वे उसे किंग कॉन कहती हैं और ताना मारती हैं कि ली एन सिर्फ अपनी गिल्ट मिटाने के लिए उसकी मदद कर रही है। कोई पूछता है, क्या तुम्हारी बेटी उसके साथ एक ही छत के नीचे सुरक्षित महसूस करती है? क्योंकि उनके हिसाब से बड़े कद काठी के काले लड़के खतरनाक होते हैं। लेकिन ली एन उन्हें जवाब देती है, नहीं, ये लड़का मेरी जिंदगी बदल रहा है, और सबको शर्मिंदा कर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ लियन अपनी बेटी कॉलिंस से बात करती है। कॉलिंस कहती है कि उसे माइकल के साथ रहने में कोई डर नहीं लगता, लेकिन स्कूल में लोग उसके बारे में बहुत बुरी बातें कहते हैं। अगले दिन माइकल फिर से उसी पार्क में बच्चों के बीच जाता है। इस बार बच्चे डरते नहीं, बल्कि उससे झूले पर धक्का देने को कहते हैं। वहीं लाइब्रेरी में कॉलिंस अपने दोस्तों को छोड़कर माइकल के पास जाकर बैठती है, ताकि सबको एक मैसेज मिले कि वो उसके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ अब समय है माइकल की पहली फुटबॉल प्रैक्टिस का। उसके बड़े और ताकतवर शरीर के कारण वो एक खिलाड़ी को जोर से जमीन पर गिरा देता है। लेकिन एक दिक्कत है, माइकल को फुटबॉल के नियमों की बिल्कुल जानकारी नहीं। वो बार बार गलतियां करता है और मैदान पर ध्यान देने के बजाय उड़ते हुए गुब्बारे देखता रहता है। बाकी फॉस्टर बच्चे मैदान पर गुस्सा निकालते हैं, लेकिन माइकल बहुत जेंटल है। वो तो किसी मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोच कहता है, अगर उसने जल्दी सुधार नहीं किया तो उसका फुटबॉल करियर खत्म है। तब छोटा एसीजे खुद माइकल को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी लेता है। अब माइकल बाकी एसजे फैमिली की तरह फिट और एथलेटिक बनना चाहता है। वो जमकर ट्रेनिंग करता है ताकि सबको प्राउड कर सके। एक दिन वो लियन से कहता है कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ड्राइव करने के लिए नहीं, बस इसीलिए कि उसके पास कोई पहचान हो। लेकिन सिस्टम में माइकल का कोई रिकॉर्ड नहीं था, यानी उसका असली नाम भी पक्का नहीं था। शायद उसका असली नाम ही कुछ और है। ये देखकर लियन सोचती है कि क्यों ना वो माइकल की लीगल गार्जियन बन जाए। सोशल सर्विस से बात करने पर पता चलता है कि माइकल को 7 साल की उम्र में उसकी मां से अलग कर दिया गया था। उसकी मां के कम से कम 12 बच्चे थे। माइकल पहले से ही स्टेट का वार्ड है, यानी किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। लेकिन लियन को यह ठीक नहीं लगता। वो खुद माइकल की मां से मिलने जाती है। माइकल की मां हैरान रह जाती है ये सुनकर कि माइकल किसी नए परिवार के साथ रह रहा है। वो सोच रही थी कि लियन सिर्फ केस वर्कर है। ये जानकर वो रो पड़ती है कि एक अजनबी ने उसके बेटे की देखभाल बिना किसी उम्मीद के की। वो बताती है कि माइकल का असली नाम माइकल विलियम्स है। जब लियन कहती है कि क्या वो माइकल से मिलना चाहेंगी, उसकी मां मना कर देती है। बाद में फैमिली मीटिंग में लियन पूछती है कि क्या माइकल को ये सब ठीक लगता है। माइकल मुस्कुराकर कहता है, मैं तो सोचता था मैं पहले से ही फैमिली का हिस्सा हूं। कुछ समय बाद माइकल को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है और उसके साथ गिफ्ट में एक नई पिकअप ट्रक भी। एससीजे अब भी उसे फुटबॉल की ट्रेनिंग देता है, मसाले के डिब्बों से खेल की स्ट्रेटेजी समझाते हुए। एक दिन एसजे अपनी मम्मी से जिद करता है कि माइकल उसे वीडियो गेम लेने के लिए स्टोर तक ले जाए। दोनों मजे कर रहे होते हैं, लेकिन माइकल ड्राइविंग में नया है और जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और गाड़ी टकरा जाती है। लियन को पता चलता है कि बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है। वो तुरंत पहुंचती है। गाड़ी बुरी तरह से टूट चुकी होती है। माइकल सड़क किनारे बैठा उदास होता है। लेकिन अच्छी बात यह कि किसी को बड़ी चोट नहीं लगी। सिर्फ एसीजे के होंठ पर हल्की चोट आती है। पुलिस लियन को बताती है कि बच्चों को आगे बैठाना कितना खतरनाक होता है, क्योंकि एयरबैग इतनी ताकत से खुलता है कि बच्चे की हड्डियां तक तोड़ सकता है। लेकिन एसजी बच जाता है, क्योंकि माइकल ने झट से अपना हाथ आगे कर उसे बचा लिया था। एक्सीडेंट के बाद समय बीतता है। एसीजे माइकल की प्रैक्टिस रिकॉर्ड करता है ताकि उसकी गलतियां पकड़ सके। लेकिन माइकल अभी भी मैदान पर स्ट्रगल कर रहा होता है। कोच बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल समझ नहीं पाता। तभी लियन आगे आती है और माइकल से कहती है कि जैसे तुमने एसीजे को एयरबैग से बचाया, वैसे ही अपनी टीम को अपना परिवार समझकर बचाना है। ये सुनते ही माइकल को समझ आ जाता है और वो मैदान पर सभी खिलाड़ियों को धूल चटाने लगता है। अब असली टेस्ट का समय आता है। दूसरे स्कूल की टीम के खिलाफ मैच। सामने वाले खिलाड़ी माइकल को चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन माइकल शांत रहता है।
तभी एक लड़का उसे बार बार उकसाता है और भागते हुए उसे मात देता है। ये लड़का उसी बूढ़े आदमी का बेटा होता है जो स्टैंड में बैठा गालियां दे रहा होता है। लिएन गुस्से में कोच को फोन कर देती है और उस बूढ़े आदमी को भला बुरा कह देती है। मैच तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और उनकी जीत की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब नंबर 66 माइकल को गिराकर उसके हेलमेट पर लात मारता है और रेफरी इसे अनदेखा कर देता है। कोच गुस्से में चिल्लाता है कि अब से वो माइकल की रक्षा अपने बेटे की तरह करेगा। माइकल इसे सुनता है और फिर खेल का रुख ही बदल देता है। वह मैदान में धावा बोल देता है, नंबर 66 को उठाकर पूरे मैदान में घसीटता है। टीम स्कोर करती है और मैच का माहौल बदल जाता है। माइकल लगातार शानदार ब्लॉक करता है और उनकी टीम जबरदस्त जीत दर्ज करती है। एसजे उस शानदार खेल को डीवीडी में रिकॉर्ड करके देश भर की कॉलेज टीमों को भेजता है। कोचेस देखकर हैरान रह जाते हैं और माइकल को लाइव देखने के लिए स्कूल आने लगते हैं। माइकल का नाम हर जगह छा जाता है। लेकिन एक समस्या आती है। कॉलेज में दाखिला लेने के लिए उसका जीपीए 2.5 होना चाहिए, यानी हर सब्जेक्ट में अच्छे ग्रेड लाने होंगे। उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए एक ट्यूटर रखी जाती है जिसका नाम मिस सू है। वह माइकल से कहती है, जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो, मैं भी तुम पर भरोसा रखती हूँ। इसके बाद कई कॉलेज कोचेस टूही फैमिली के घर आने लगते हैं। हर कोई माइकल को अपनी टीम में लेना चाहता है। माइकल का भविष्य अब चमकदार दिख रहा होता है। दूसरी तरफ लिएन माइकल को ओले मिस कॉलेज में भेजना चाहती है, लेकिन माइकल का मन टेनेसी की तरफ झुक रहा है। लिएन ये सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसे टेनेसी टीम बिल्कुल पसंद नहीं। तभी वो एक चाल चलती है और अपनी दोस्त मिस सू को कहती है कि माइकल को डराने के लिए एक झूठी कहानी सुनाओ। मिस सू माइकल से कहती है कि टेनेसी के मैदान के नीचे एफबीआई लाशें छिपाती हैं। ये सुनकर माइकल डर जाता है और आखिरकार ओले मिस को चुन लेता है। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। एक टीचर माइकल को अच्छी ग्रेड देने से इनकार कर देता है और कहता है कि बिना एक बेहतरीन निबंध लिखे ग्रेड नहीं मिलेगा। उस रात शॉन माइकल को हिम्मत देता है और कहता है कि अपना दिल खोल कर लिखो। माइकल अपनी जिंदगी के लोगों को धन्यवाद देते हुए एक दिल छू लेने वाला निबंध लिखता है। इसी निबंध की वजह से उसका ग्रेड बढ़ जाता है और उसका जीपीए 2.5 से ऊपर हो जाता है। अब वो कॉलेज में दाखिला लेने के काबिल हो जाता है। लेकिन एक और बड़ा झटका आता है। एनसीएए की एक जांच अधिकारी माइकल को बुलाती है। उसे शक है कि टूही परिवार ने माइकल को सिर्फ इसलिए अपनाया ताकि वो ओले मिस की टीम के लिए खेले। ये बात सुनकर माइकल अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि लिएन और उसका परिवार उससे सिर्फ अपने फायदे के लिए प्यार दिखा रहे थे। वो गुस्से में घर छोड़ देता है और अब उसका भरोसा टूट चुका है। दूसरी तरफ उसी रात माइकल घर नहीं लौटता। लिएन परेशान हो जाती है और सोचती है कि कहीं उसने माइकल पर अपनी मर्जी तो नहीं थोप दी। उधर माइकल अपनी माँ को खोजने पुराने इलाके में पहुंचता है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात एक गैंग लीडर से होती है। वो माइकल को एक ड्रग्स वाले घर में ले जाता है और कहता है कि उसकी माँ यहाँ आने वाली है। वहीं माइकल को पता चलता है कि उसका भाई डेविड स्कूल छोड़कर गैंग में शामिल हो चुका है। तभी एक बदमाश लिएन और उसकी बेटी को लेकर गंदी बातें करने लगता है। माइकल चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग लीडर उसे बंदूक दिखाकर धमकाता है। माइकल डरता नहीं, बल्कि उन सबको बुरी तरह पीट देता है। उसी वक्त उसे अपने बचपन की याद आती है, जब उसे 7 साल की उम्र में परिवार से अलग कर दिया गया था। माइकल तय कर लेता है कि वो अब इस जिंदगी में वापस नहीं जाएगा। उधर लिएन भी उसे ढूंढते हुए उसी इलाके में पहुंच जाती है। गैंग लीडर उसे भी धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन लिएन निडर होती है क्योंकि वो हमेशा अपने बैग में पिस्टल रखती है। वो बिना डरे वापस गाड़ी में बैठती है। तभी माइकल का फोन आता है और बताता है कि वो पास के लॉन्ड्री पर है। लिएन वहां पहुंचती है। इसी दौरान वो सोचती है कि क्या उसने सच में माइकल से उसकी इच्छा पूछी। आखिरकार वो माइकल से कहती है कि अगर उसे टेनेसी पसंद है तो वही चुने, ये उसका फैसला है। लेकिन माइकल ओले मिस को ही चुनता है क्योंकि वहां उसके सारे अपने हैं और वो परिवार के करीब रहना चाहता है। दूसरी तरफ वक्त आता है माइकल को कॉलेज भेजने का। लिएन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कार में छिपकर रोने लगती है, लेकिन माइकल उसे बाहर बुलाता है और गले लगा लेता है। लिएन को याद आता है कि उसने एक बार एक छोटे से आर्टिकल में पढ़ा था, एक 21 साल का एथलीट जिसके माता पिता नहीं थे, गैंग फाइट में मारा गया। उस दिन लिएन को एहसास हुआ था कि उसने सही काम किया है, क्योंकि वो लड़का माइकल भी हो सकता था। आगे चलकर माइकल ओहर ओले मिस कॉलेज का टॉप प्लेयर बनता है। मिस सू की मदद से वो अपनी डिग्री पूरी करता है और फिर प्रोफेशनल फुटबॉल में कदम रखता है। आखिरकार माइकल ओहर ओले मिस में पढ़ाई और फुटबॉल दोनों में सफल होता है।
बाद में वह प्रोफेशनल फुटबॉलर बनता है। ये कहानी दिखाती है कि सही मौका और प्यार से किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।